घने जंगल में रात के सन्नाटे में एक साधु बड़ी तेजी से आया। उसने अपनी झोली से एक तरबूज का बड़ा ही विचित्र बीज निकाल लिया। बस कुछ ही देर में सब सही हो जाएगा। मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा और तू हमेशा के लिए धरती के अंदर कैद होकर रह जाएगा। तभी एक बुजुर्ग स्त्री वहां पर आ पहुंची। क्या ऐसा करने से सब कुछ सही हो जाएगा? अगर भविष्य में इस बीज को किसी ने निकाल लिया तो फिर क्या होगा? तुम्हारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा शिष्य रहा है। तुम जहाँ पर रह रही हो वहीं पर रहती रहना और अपनी संतान को इस बीज के बारे में जरूर बताना। उनसे कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें किसी भी कीमत पर इस बीज को धरती से बाहर नहीं निकालना है और ना ही निकालने देना है। गुरुजी, अगर किसी ने इस बीज को धरती से निकाल दिया तो हमें कैसे पता लगेगा? साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ा। उसके हाथ में एक ताजा फल प्रकट हो गया जो बीज के आकार का बना हुआ था। ओम, इसे सुरक्षित रखना और जिस दिन इस फल का रंग नीला पड़ने लगे और इसमें से रक्त बहने लगे, समझ जाना कि बीज निकाला जा चुका है। इतना कहकर साधु ने उसे और भी कुछ बातें बताईं। फिर उसने बीज को जमीन की गहराई में गाड़ दिया और उस औरत के साथ अंधेरी रात में वहां से चला गया। इस घटना के 100 वर्ष बाद किशन सूरजनगर गांव में रहता था। सूरजनगर तरबूज की खेती के लिए मशहूर था। सुबह का समय किशन अपनी पत्नी गौरी से बोला, अरे गौरी, जल्दी से मेरे लिए रोटियां बना दो ना भाई। आज तरबूज बेचने के लिए दूसरे गांव जाना है, जल्दी कर दो। आखिर कब तक आप दूसरों के खेत से तरबूज खरीदकर दूसरे गांव बेचते रहोगे? मेहनत आप करते हो और तरबूज के खेत का मालिक 80% मुनाफा खुद रख लेता है। सिर्फ 20% मुनाफा आपको देता है। आखिर आप कोई खेत क्यों नहीं खरीद लेते? अरे फालतू की बकवास बंद करो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं कोई जमींदार हूँ या कोई राजा की संतान हूँ। अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो हम किस आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और ऐसी बातें करती हो। हाँ हाँ, जैसे पहले तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और तुम गांव के न जाने कितने खेतों के मालिक थे। मेरी किस्मत ही फूट गई तुमसे विवाह करके। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे पास कोई खेत नहीं है तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करती। किशन ने अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तुम जल्दी से कुछ रोटियां रख दो, देर हो रही है। फालतू की बात ना करो, चलो जल्दी करो। गौरी अनमने मन से रोटियां बनाने लगी। दरअसल किशन बहुत लालची और आलसी किस्म का आदमी था। उसके पास कोई खेत नहीं था। वो साहूकार के खेत के तरबूज दूसरे गांव में बेचता था और बदले में साहूकार उसे कुछ मुनाफा दे देता था। इसी से किशन की आमदनी चलती थी। कुछ देर बाद किशन रोटियां हाथ में लेकर सीधा साहूकार की हवेली पर पहुंचा। अरे किशन, अरे भाई, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। आज तुझे आने में देर हो गई। हमेशा की तरह तेरे और तेरे पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था क्या हैं? अरे मेरी पत्नी का पता ही नहीं खुद को क्या समझती है, कौन सा 30 मार खां समझती है। हमेशा जिद करती है कि मैं कोई खेत खरीद लूं। अब उसे कौन समझाए कि खेत खरीदना आलू खरीदने जैसा थोड़ी ना है। किशन, तू और तेरी पत्नी दोनों का स्वभाव एक ही जैसा है। तू भी लालची और तेरी पत्नी भी लालची। तू कामचोर और तेरी पत्नी भी कामचोर। अच्छा देख, हमारे गांव के सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। अब जिनके पास खेत नहीं होता उनकी मदद की जाती है, जैसे तेरे साथ हो रहा है। तेरे पास खेत नहीं है लेकिन मैं तुझे अपने खेत के तरबूज मुफ्त में देता हूँ। तू उन्हें बेचता है और उसमें से
मैं तुझे 20% मुनाफा भी देता हूँ। अब देख, तेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, और बता तुझे और क्या चाहिए। अरे साहूकार, ये सब बातें करना आसान है। तुम तो इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे खेत हैं। तुमको क्या दिक्कत है? अरे बस कर जा तू, मुझे तुझसे बहस नहीं करना। चल खेत चलते हैं, तुझे तरबूज दे देता हूँ। अपना गधा साथ लाया है ना? हाँ हाँ साहूकार, गधा साथ में लाया हूँ, चलो। कुछ देर बाद किशन अपने गधे के साथ साहूकार के खेत में खड़ा था। साहूकार एक और किशन को इशारा करते हुए बोला, तो वो देख, सामने जो तरबूज दिख रहे हैं ना, उन सभी को अपने गधे पर लाद ले और शाम तक बेच देना, ठीक है? किशन तरबूजों की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी साहूकार का नौकर वहां दौड़ता हुआ आया। साहूकार जी, हाँ साहूकार जी, खेत में बुवाई का काम चल रहा था। हम जमीन खोद रहे थे, तभी हमें अंदर से एक बहुत ही विचित्र चीज मिली। ये सुनकर किशन के कान खड़े हो गए। वो चुपचाप होकर नौकर की बातें सुनने लगा। कौन सी विचित्र चीज? नौकर ने अपनी जेब से एक बड़ा ही विचित्र बीज निकालकर साहूकार को दे दिया। बीज तरबूज के बीज जैसा दिख रहा था, लेकिन बहुत बड़ा, और उस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा था। हमें ये बीज मिला। ये तरबूज का बीज तो है, लेकिन आकार में बहुत बड़ा है। इसमें विचित्र प्राचीन भाषा की लिपि लिखी हुई है। ऐसा बीज हमने पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर साहूकार चौंक गया और बीज को गहरी नजर से देखने लगा। ठीक है, तुम जाकर खेत में बुवाई का काम करो। मैं इस विचित्र बीज को हमारे गांव के पंडित को दिखाऊंगा। साहूकार किशन की ओर मुड़कर बोला, अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जाकर तरबूज बेच। साहूकार, क्या तुम मुझे इस बीज को दिखा सकते हो? बस देखने के लिए। साहूकार ने तुरंत किशन को बीज दे दिया। किशन ध्यान से बीज को देखने लगा। हाँ, ये तो बड़ा ही विचित्र बीज है। कहीं ये जादुई बीज तो नहीं? तभी साहूकार ने किशन के हाथ से बीज ले लिया। साहूकार, क्या तुम इस बीज को पंडित जी को दिखाओगे? हाँ, लेकिन आज नहीं। शाम को पंडित मंदिर में पूजा करते हैं, वहीं जाकर उन्हें ये बीज दिखाऊंगा। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। किशन ने तुरंत अपने गधे पर तरबूज लादे और दूसरे गांव में बेचने निकल पड़ा। किशन जल्दी जल्दी तरबूज बेचकर वापस अपने गांव लौट आया और घर पहुंचकर उसने गौरी को सारी घटना बताई। कहीं वास्तव में वो जादुई बीज तो नहीं था? अरे क्या कहूँ गौरी, मेरा तो तरबूज बेचने में मन ही नहीं लग रहा था। तो फिर तुम्हें वो बीज साहूकार को लौटाना ही नहीं चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो? मैं साहूकार के खेत में खड़ा था, साहूकार मेरे सामने था। अगर मैं उसे उसका बीज नहीं लौटाता तो वो कुछ भी कर सकता था ना। जो भी हो, लेकिन आज शाम को साहूकार उस बीज के बारे में पंडित से बात करने जाएगा। तुम्हें शाम से पहले ही मंदिर चले जाना चाहिए। आखिर तुम्हें पंडित और साहूकार के बीच की बात सुननी चाहिए। ये सुनकर किशन खुश हो गया। हाँ, कुछ भी कहो, तुम्हारा दिमाग तो एकदम लोमड़ी की तरह चलता है गौरी। तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। वाह! गौरी मुस्कुराने लगी। किशन शाम से पहले ही मंदिर जा पहुंचा। पंडित ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे किशन, आज तुम्हारे पांव मंदिर की ओर कैसे आ गए? अरे पंडित जी, कभी कभी कुछ समय निकालकर भगवान की भक्ति और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। अगर मंदिर न जाऊं तो आप मुझे टोका करते हैं कि मंदिर क्यों नहीं आते, मंदिर क्यों नहीं आते। और आज अगर मंदिर आ गया तो आप फिर से मुझे टोक रहे हैं कि ओए मंदिर आ गए, मंदिर आ गए। अरे भाई, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा आओ आओ, भगवान के दर्शन कर लो। आओ आओ आओ। तभी साहूकार मंदिर में आ पहुंचा और किशन को देखकर चौंक गया।
अरे किशन, तू मंदिर में? क्या बात है भैया। सरकार, मेरा भी पूजा करने का मन कर रहा था, क्या मैं मंदिर नहीं आ सकता? नहीं 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 नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुम मंदिर बहुत कम आते हो ना। साहूकार अपनी जेब से विचित्र बीज निकालकर पंडित को दिखाते हुए बोला। अच्छा पंडित जी, आज सुबह ये बीज मेरे नौकर को खेत में मिला। ये तरबूज के बीज जैसा है, लेकिन बड़ा ही विचित्र है। देखिए तो इसको। पंडित ने बीज हाथ में ले लिया और अगले ही पल उसका चेहरा डर के कारण पीला पड़ गया। उसने तुरंत बीज को मूर्ति के पास रख दिया। हैं? क्या हुआ पंडित जी? इस बीज को देखकर आप डर क्यों गए? न जाने क्यों मुझे इस बीज के अंदर बुरी शक्तियों की आहट महसूस हो रही है। जैसे ही मैंने इसे हाथ में लिया, मतलब अनहोनी आशंकाओं का भय सताने लगा। ये तरबूज का बीज बड़ा ही रहस्यमयी है। इसका रहस्य तो केवल हमारे जंगल में रहने वाली कपाली ही बता सकती है। ओह, तो क्या इसे मैं कपाली के पास ले जाऊं? नहीं साहूकार, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बीज को अपनी हवेली में नहीं ले जाना चाहिए। इसे मंदिर में ही रहने दो। कल मैं जंगल जाऊंगा और कपाली को यह बीज दिखाऊंगा। कपाली प्रातःकाल अपने पति के साथ तालाब के किनारे तपस्या करती है। वही इस बीज का रहस्य बता सकती है। साहूकार ने पंडित को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद किशन भी मंदिर से लौट आया। घर पर आकर किशन ने अपनी पत्नी गौरी को सारी घटना बताई। पंडित तो मूर्ख लगता है। क्या पता पंडित के मन में उस बीज के लिए लालच आ गया हो और उसने साहूकार को कपाली के बारे में बताकर घुमा दिया हो। न जाने क्यों गौरी, मतलब मुझे वो बीज बड़ा ही जादुई लग रहा है। तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? बीज मंदिर में है और वो साहूकार के खेत से निकला है। साहूकार के पास तो वैसे भी बहुत सारा धन है। अगर वो जादुई बीज हमें धनवान बना सकता है, तो फिर तुम मंदिर से उस बीज को चुरा लो। तुम सही कह रही हो। रात के समय मंदिर में रखे हुए बीज को मैं उठा लाऊंगा। रात का समय हो चुका था। पुजारी मंदिर से अपने घर चला गया। तभी दबे पांव किशन मंदिर के अंदर घुसा और उस बीज को उठा लाया। हाँ, यही है वो बीज। देखो देखो गौरी, ये तो बड़ा ही रहस्यमय और विचित्र बीज मालूम होता है। ऐसा तरबूज का बीज तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी उस बीज से एक आवाज आई। मैं वास्तव में एक जादुई बीज हूँ। अगर तुम मेरा प्रयोग करोगे तो विश्वास करो, तुम बहुत बड़े धनवान बन जाओगे। हे भगवान, इस बीज के अंदर से इंसानी आवाज आ रही है गौरी। इसका मतलब ये बीज वास्तव में जादुई और चमत्कारिक है। अच्छा हुआ तुम इसे उठा लाए। इससे पूछो इसके क्या चमत्कार हैं। अब ये बताओ बीज कि तुम सुन रहे हो, तुम क्या चमत्कार दिखा सकते हो? मेरी बात गौर से सुनो। मेरी खासियत ये है कि तुम किसी भी खेत में मुझे बोओगे तो कुछ दिन बाद तुम्हें वहां बहुत सारे तरबूज उगे हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनमें से एक तरबूज नीला होगा। जब तुम उसे काटोगे तो उसमें तरबूज के बीजों की जगह हीरे होंगे, और वो भी कीमती हीरे। और हां, मेरी खासियत ये भी है कि अगर तुम मुझे किसी बंजर जमीन में भी लगाओगे तो वहां से भी तरबूज खुद उग आएंगे। अरे वाह, फिर तो मैं बहुत ही ज्यादा धनवान बन जाऊंगा गौरी। लेकिन हमारे पास तो कोई बंजर खेत भी नहीं। चिंता की क्या बात है गौरी? अरे हमारे पास ये घर है तो कल ही मैं अपने घर को साहूकार के पास गिरवी रख दूंगा और उसके बदले कोई छोटी सी बंजर जमीन खरीद लूंगा सस्ते में। हमारा मकसद तो केवल
इस जादुई बीज को बोकर धनवान बनना है ना। अगले दिन किशन अपने घर के कागज लेकर साहूकार की हवेली जा पहुंचा। अरे किशन, अरे भाई, मैं तेरा काफी देर से इंतजार कर रहा था। आने में इतनी देर कैसे हो गई? साहूकार, अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। छोड़ना चाहता है? क्या मतलब है भैया तेरा? ऐसा है, ये रहे मेरे घर के कागज। मेरा घर गिरवी रखो और मुझे कुछ धन दे दो। मैं उससे नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। अचानक से तुझे क्या हो गया? अब मेरा भी मन करता है कि मैं भी धनवान बनूं। क्या मैं सारा जीवन मजदूरी और गुलामी करके ही काटूंगा क्या? हैं? साहूकार ने किशन को धन दिया और किशन खुशी खुशी वहां से चला गया। तभी मंदिर का पुजारी वहां आ गया और साहूकार से बोला, साहूकार, साहूकार, वो बीज चोरी हो गया जो मैंने मूर्ति के बगल में रखा था। सुबह जब मैं मंदिर गया तो वो बीज गायब था। ये बताओ, सुबह मंदिर में सबसे पहले कौन आया था? अब मंदिर का द्वार तो मैं ही खोलता हूँ। जब तक मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करता तब तक कोई भी व्यक्ति पूजा करने नहीं आता। साहूकार गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, कल जब मैं तुमसे बीज के बारे में बात कर रहा था तब हमारे और तुम्हारे अलावा केवल किशन मौजूद था, और जब खेत में मेरे नौकर ने मुझे ये बीज दिया था तब भी किशन ही मौजूद था। अब मुझे पूरा यकीन है कि किशन ने ही ये बीज चुराया है, और आज अचानक उसने आकर मुझसे कहा कि वो काम छोड़ रहा है। पैसे लेकर गया है अपना घर गिरवी रखकर, कहता है व्यापार करना चाहता है। मतलब किशन के बारे में सब जानते हैं कि वो और उसकी पत्नी बड़े ही लालची हैं। मुझे डर है कि उनके लालच की वजह से गांव वालों को मुसीबत ना उठानी पड़ जाए। अब अगर मैं किशन से पूछताछ करूंगा तो वो तो झूठ ही बोलेगा। फिर भी तुम गांव के साहूकार हो, तुम जाकर एक बार पूछताछ करो। तब तक मैं कपाली के पास जाता हूँ और उसे सारी घटना बताता हूँ। इतना कहकर पंडित जंगल की ओर चला गया। साहूकार तुरंत किशन के घर की ओर चला गया। साहूकार को देखकर किशन चौंक गया। अरे साहूकार, क्या बात है? ओ, पर मैंने तो अपना घर के कागज गिरवी रखकर कर्ज लिया है, और कर्ज की सीमा तो 1 माह की है ना। अभी तो कुछ क्षण पहले ही तुमसे कर्ज लेकर आया हूँ और तुम वापस मांगने आ गए। ये किशन, तू फालतू के बहाने मत बना और सीधी सीधी तरह ये बता कि वो बीज कहाँ है। बीज? कौन सा बीज? अरे वही बीज जो कल मंदिर में पुजारी जी ने मूर्ति के बगल में रखा था। वो बीज गायब है और मुझे पूरा शक है कि उसे तूने ही चुराया है, क्योंकि मंदिर में हमारे अलावा केवल तू ही मौजूद था। बता, कहाँ है वो बीज? बता। ये बताइए, आपके पास और कोई काम धाम नहीं है क्या? अच्छा, अब ये बताइए कि आपके पास और पुजारी जी के पास कोई सबूत है क्या कि मैंने ही बीज चुराया है? सोच लेना किशन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे लालच की वजह से पूरा गांव मुसीबत में पड़ जाए। इतना कहकर साहूकार गुस्से से वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर पंडित घने जंगल में पहुंचा। तालाब के किनारे एक झोपड़ी बनी थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। देखिए, मुझे आपकी पत्नी से बहुत आवश्यक कार्य है। कहाँ है वो? कपाली कुछ दिनों के लिए घने जंगल में किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए गई है। उसे लौटने में समय लग सकता है। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों झलक रही है? पंडित ने कांपते हुए होठों से सारी घटना बताई। चलो आ जाओ, मेरे साथ अंदर आओ। बूढ़ा व्यक्ति पंडित को झोपड़ी के अंदर ले गया। वहाँ एक विचित्र फल रखा था। उसका रंग लाल हो चुका था और उसके अंदर से रक्त बह रहा था। अरे बाप रे,
ये तो बड़ा ही विचित्र फल है। इसका रंग पूरी तरह से लाल है और इसमें से तो रक्त बह रहा है। हाँ, ये फल कपाली के पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कपाली ने बताया था कि जब इसका रंग लाल हो जाए और इसमें से रक्त बहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ा भयानक संकट आने वाला है। कल अचानक से ये लाल हुआ और रक्त बहने लगा। हाँ, कल ही साहूकार के खेत से वो बीज निकला था और कल ही ये फल लाल हो गया। जरूर जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमें 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 कपाली को ढूंढना होगा, जल्दी करना होगा। पंडित ने पूरी घटना बूढ़े व्यक्ति को बताई। हाँ, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि कुछ होने वाला है। कपाली को लौटने में न जाने कितने दिन लग जाएंगे। इससे पहले कोई बड़ा अनर्थ हो जाए, हमें उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाना होगा। दूसरी ओर किशन ने बहुत सस्ते दामों में एक बंजर जमीन खरीदी और बीज बो दिया। हाँ, अब देखते हैं ये चमत्कारिक बीज करता क्या है। चलो घर चलते हैं और कल फिर आते हैं। अगले दिन जब किशन खेत पर पहुंचा तो दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये बीज तो सचमुच चमत्कारी निकला। एक ही रात में इतने ढेर सारे तरबूज उगाए, ये तो नामुमकिन है। अरे ये सब छोड़ो, वो नीला तरबूज ढूंढो। वो कहाँ है? जादुई बीज ने कहा था कि उसमें हीरे होंगे। वो कहाँ है? दोनों नीले तरबूज को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें वो मिल गया। देखो, सामने वही नीला तरबूज है। किशन दौड़कर तरबूज के पास गया और तुरंत उसे काटा। उसके अंदर हीरे जगमगा रहे थे। या गौरी गौरी गौरी, अब तो हम धनवान हो गए। हमारे बुरे दिन, गरीबी के दिन खत्म हो गए। अब इन हीरों को राज्य में बेच दूंगा और सबसे पहले साहूकार का कर्जा उसके मुंह पर मार कर चुकाऊंगा और फिर इस गांव के टनटना सारे तरबूज के खेत मैं खरीदूंगा। किशन और गौरी खुशी खुशी घर लौट आए। उसी दिन किशन ने सारे हीरे राज्य में बेच दिए और सीधा साहूकार के पास पहुंचा। ये लो साहूकार, अपना कर्जा पकड़ो। हैं? लेकिन किशन, इतनी जल्दी तुम कर्जा चुकाने क्यों आ गए? अरे भाई, क्या व्यापार करने का इरादा त्याग दिया क्या? व्यापार नहीं, अब मैं इस गांव के सारे खेत खरीदूंगा। चलो सबसे पहले तुम्हारे खेत खरीदता हूँ। बताओ तुम्हारे खेत कितने दाम के हैं? मैं तुम्हारे भी सारे खेत खरीद लूंगा। साहूकार चौंक गया और किशन के घर के कागज वापस कर दिए। कुछ ही समय में किशन ने गांव के आधे तरबूज के खेत खरीद लिए। देखा, इसे कहते हैं भाग्य, किस्मत। इस विचित्र जादुई बीज ने मेरा भाग्य बदल दिया गौरी। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें मंदिर का बीज चुराने के लिए ना कहती तो तुम गरीब ही रहते। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। अगली सुबह साहूकार अपनी हवेली के आंगन में बैठा था कि तभी गांव का सुखिया नाम का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। साहूकार, साहूकार, अरे साहूकार, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगे। हैं? ऐसा क्या देख के आ रहे हो भाई? साहूकार, तुम्हें धीरू काका की वो बंजर जमीन याद है ना? हाँ, याद है। हाँ, कुछ दिन पहले उसी बंजर जमीन को किशन ने खरीदा था। धीरू काका ने मना किया था कि बंजर जमीन पर एक अनाज का दाना भी नहीं उग सकता, तो फिर वो बंजर जमीन क्यों खरीद रहे हो? लेकिन किशन ने कहा कि वो उसकी अच्छी कीमत देगा और धीरू काका ने वो जमीन बेच दी। अभी कुछ देर पहले मैं देख कर आया हूँ कि उस पूरी की पूरी बंजर जमीन पर तरबूज ही तरबूज लगे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बंजर जमीन पर तरबूज तो नहीं उगते। यही तो बताने के लिए मैं भागा भागा आपके पास आया। सुखिया ने इतना कहा ही था कि अचानक उसकी आंखों से रक्त बहने लगा। उसका चेहरा
पीला पड़ने लगा। अरे अरे ये सुखिया, ये क्या हो रहा है? सुखिया सुखिया सुखिया! अगले ही पल सुखिया ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन मरोड़ दी हो और उसका खून पी लिया हो। हे भगवान, ये क्या है? साहूकार डर गया और भागता हुआ गांव की ओर दौड़ा। जैसे ही साहूकार गांव में पहुंचा तो वहां हाहाकार मचा हुआ था। औरतें रो रही थीं। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे पति मेरे साथ भोजन कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी आंखों से खून बहने लगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया और अगले ही पल उन्होंने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी गर्दन मरोड़ दी हो। अरे तुमको क्या हो गया? यही हाल तो अभी अभी सुखिया का हुआ था। आखिरकार ये हो क्या रहा है? पूरे गांव में चीख पुकार मच गई थी। साहूकार घबराकर भागता हुआ उसी बंजर खेत की ओर चला गया। साहूकार जैसे ही बंजर खेत में पहुंचा तो उसने देखा वहां तरबूज ही तरबूज फैले हुए थे, लेकिन अगले ही पल सारे तरबूज रंग बिरंगी चमक के साथ गायब हो गए। उनकी जगह पर काला धुआं फैल गया। वो काला धुआं धीरे धीरे एक भयानक मानव की आकृति लेने लगा। हे भगवान, आखिरकार ये क्या रहस्य है? साहूकार घबरा गया। उसने सोचा कि पंडित जी भी कपाली से मिलने गए थे और अब तक वापस नहीं लौटे। वो बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे जंगल जाकर ही देखना होगा। आखिरकार मेरा गांव किस मुसीबत में फंस गया है। हर तरफ लाशें, हर तरफ हाहाकार। चलो जंगल चला जाए। इतना कहकर साहूकार जंगल की ओर भाग पड़ा। उधर पंडित उस बूढ़े व्यक्ति के साथ घने जंगल में जा पहुंचा। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे कपाली आंखें बंद किए बैठी थी। जैसे ही पंडित और बूढ़ा व्यक्ति वहां पहुंचे, कपाली ने अपनी आंखें खोली। आप यहाँ? बूढ़ा व्यक्ति वो फल जिसमें से रक्त बह रहा था कपाली को दे देता है। कपाली फल को देखते ही कांप उठी। हे भगवान, इसका मतलब अनर्थ हो गया। कपाली ने तुरंत उस फल को अपने पति से छीन लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद वो आंखें खोलकर बोली, इसका मतलब है कि वो राक्षस अपने आतंक की शुरुआत कर चुका है और उसने कई निर्दोष लोगों की जान भी ले ली है। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? करीब 100 वर्ष पहले इस इलाके में एक राक्षस का आतंक छाया हुआ था। वो निर्दोष और मासूम मनुष्यों का खून पीकर उनकी जान ले लेता था। तब एक साधु ने अपनी मंत्र शक्ति से उसे एक तरबूज के बीज में कैद कर दिया और उस बीज को तुम्हारे गांव की ही किसी जमीन में गाड़ दिया। उस समय तुम्हारा गांव आबाद नहीं हुआ था। उस साधु ने अपनी शिष्या को ये फल सौंपा था। उन्होंने कहा था, जब कभी भी वो तरबूज का बीज धरती से निकल आएगा तो ये फल लाल हो जाएगा और इसमें से रक्त बहने लगेगा। जब ऐसा हो तो समझ जाना कि राक्षस मुक्त हो चुका है और तबाही मचाना शुरू कर देगा। मैं उसी गुरु की शिष्या की वंशज हूं। ये फल पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सौंपा गया। ये हमेशा ताजा रहा, लेकिन अब इसमें से रक्त बह रहा है, यानी राक्षस आजाद हो चुका है। ये सुनकर पंडित और कपाली का पति दोनों बुरी तरह चौंक गए। मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस व्यक्ति को देख लिया है जिसने लालच में राक्षसी तरबूज का बीज बंजर खेत में बोया था। उसका नाम किशन है। हे भगवान, आखिरकार उसने अपने लालच की वजह से पूरे गांव को मुसीबत में डाल ही दिया।
चिंता मत करो, उसके लालच की सजा भगवान उसे अवश्य देंगे। इतना कहकर कपाली ने अपने पति और पंडित का हाथ पकड़ा और रंग बिरंगी चमक में गायब हो गई। कुछ देर बाद कपाली अपने पति और पंडित के साथ गांव की सीमा पर प्रकट हो गई। उधर से साहूकार जंगल की ओर आ रहा था। साहूकार उन्हें देखकर चौंक गया और कांपते हुए उन्हें सारी घटना बताई। मुझे उस बंजर खेत पर ले चलो जहां तुमने तरबूजों को गायब होते और परछाई को बनते देखा था। साहूकार तुरंत कपाली, पंडित और उसके पति को लेकर बंजर खेत की ओर चला गया। वहां पहुंचने पर तरबूज का कोई नामो निशान नहीं था। कपाली ने मंत्र शक्ति से चारों ओर देखा। तभी एक स्थान पर रंग बिरंगी रोशनी चमकने लगी। साहूकार और पंडित मिलकर उस जगह को खोदने लगे। कुछ देर बाद उन्हें वही बीज नजर आया। अरे ये तो वही बीज है जो कल मेरे खेत में निकला था। कपाली ने मंत्र पढ़ा और उस बीज को हाथ में ले लिया। समय आ गया है राक्षस को दोबारा उस जादुई तरबूज के बीज में कैद करने का। चलो मेरे साथ। उधर किशन अपनी पत्नी गौरी के साथ बैठा था कि तभी उसके कानों में अजीब सी पुकार सुनाई दी। दोनों डर गए। अगले ही पल वहां काला धुआं प्रकट हुआ और राक्षस की आकृति बनने लगी। हाँ, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने तुझे धनवान बनाया है। अब इसकी कीमत भी चुकानी होगी। बरसों पहले मुझे इस जादुई तरबूज के बीज में एक साधु ने कैद कर दिया था। तूने मुझे धरती पर बोकर आजाद कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? इतना कहकर राक्षस ने गौरी को पकड़ लिया। नहीं 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 नहीं, मेरी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन राक्षस ने उसकी आंखों के सामने गौरी का खून पी लिया। गौरी का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी गर्दन को फेंक दिया गया। किशन फूट फूट कर रोने लगा। तभी साहूकार, कपाली और उसका पति वहां आ पहुंचे। बस तूने जितना निर्दोषों का खून पीना था पी लिया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही तेरी गलत फहमी है। बरसों पहले एक साधु ने तुझे इस जादुई बीज में कैद किया था और उसने हमारे पूर्वजों को ये भी बताया था कि अगर तू कभी मुक्त हो जाए तो तुझे दोबारा कैद कैसे किया जाए। यही मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचे हैं। इतना कहकर कपाली ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल राक्षस चीखने लगा, धुएं में बदल गया और फिर से उस तरबूज के जादुई बीज में समा गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। क्या इस बीज को नष्ट नहीं किया जा सकता? नहीं, कुछ चीजों को समाप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें बस रोका जा सकता है। ये राक्षस भी वैसा ही है। लेकिन चिंता मत करो, अब मैं इसे यहाँ पास में नहीं बल्कि जंगल के एक ऐसे गहरे और पवित्र स्थान पर गाड़ दूंगी जहाँ कोई मानव कभी ना पहुँच सके। इतना कहकर कपाली अपने पति के साथ जादुई बीज लेकर चली गई। किशन फूट फूट कर अपनी पत्नी की लाश को देख रहा था। साहूकार ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, लालच की यही सजा होती है किशन। तेरे कारण गांव वाले बेवजह मारे गए। जिस पत्नी के लिए तू धनवान होना चाहता था, अब देख वही तेरे पास नहीं है। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बलाएं हैं। गांव वाले और किशन सबने मिलकर अपने अपने परिजनों का अंतिम संस्कार किया। किशन ने गांव वालों से खरीदे गए सारे खेत वापस कर दिए, धन दान कर दिया
और हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। तरबूज के जादुई बीज, जिसने गांव को समृद्धि देने के बजाय विनाश का स्वाद चखाया, कि उसने शांति और जीवन की कीमत पर धन चाहा और वही धन उसकी बर्बादी का कारण बन गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।